प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रमुख रणनीतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। इससे तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे जो कालखंड के दौरान क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता की मांगों को ब्रिटिश शासन के समक्ष रखने के लिए या उनके निर्णयों या कार्यों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। तो उनमें जो सर्वप्रथम जो नीति अपनाई गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत में यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके स्थापना 1885 में हुई थी उस दौरान, और ये जो अपनाई गई थी इसका नाम है, इसको संविधानवाद का नाम दिया जाता है। और जो इसके जो प्रमुख उपयोगकर्ता थे वो थे प्रारंभिक राष्ट्रवादी या जिनको उदारवादी राष्ट्रवादी भी कहा जाता है, जिनमें प्रमुख नाम है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं संविधानवादी तरीका या उदारवादी तरीका क्या था। इसकी प्रमुख पहचान ये थी कि कानून के दायरे में रहते हुए ही अपनी मांगे उठाना और जो भी अपने विचार व्यक्त करना, अपना विरोध दर्ज करवाना, और उन्हीं माध्यमों से, उन तरीकों से ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना जिनकी स्वयं कानून द्वारा या सरकार द्वारा जिनकी इजाजत दी गई है, जिनमें प्रमुख है ज्ञापन देना और मांग पत्र प्रस्तुत करना और सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करना। अब हम ये देखते हैं कि प्रारंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा ये तरीका क्यों अपनाया गया। तो इसके अनेक कारण हैं। जैसे प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे वो प्रमुख रूप से तात्कालिक जो यूरोप का जो उदारवादी चिंतन था उससे प्रेरित थे, लिबरलिज्म से। उदारवाद की एक प्रमुख मान्यता है कि मनुष्य तार्किक प्राणी है। तो इस कारण से उन्हें लगा कि यदि हम ढंग से तर्कपूर्ण तरीके से अपने विचारों को रखेंगे तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार हमारी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनेगी, समझेगी और उसके अनुसार ही प्रतिक्रिया देगी। अतः वार्ता और सुलह सर्वाधिक बेहतर तरीका है और हिंसात्मक आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही वे क्रमिक परिवर्तन के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि कोई भी परिवर्तन हो वो धीरे धीरे हो। इस क्रांतिकारी परिवर्तन की वो आवश्यकता अनुभव नहीं कर रहे थे। और चूंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे वो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक छुपा हुआ वरदान मानते थे। इस कारण से भी वो उनकी नीति प्रारंभ से अंग्रेजों के साथ सहयोग से ही भारत के हित में कार्य करने की थी। उनके जो प्रमुख तरीके थे उनमें संकल्प पारित करना, सरकार को ज्ञापन भेजना, याचिका देना, प्रार्थना पत्र देना या जो न्याय की अपील करना आदि थे। उनकी जो मांगे थी उनमें सड़क पे उनकी जो कार्यप्रणाली थी उनमें सीधी कार्रवाई या सड़क पे उतरना, हिंसात्मक प्रदर्शन करना वो बिल्कुल शामिल नहीं थी। निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग, धरना, हड़ताल, सविनय अवज्ञा आदि भी उनके जो साधन थे उसमें शामिल नहीं थे। अवैध गतिविधियां, आतंकवाद, हिंसा आदि बिल्कुल ही उनके जो कार्यप्रणाली से अलग थे। जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने एक जो साधन क्यों अपनाए, उसके मुख्य रूप से दो कारण माने जाते हैं। उनके जो ये इस प्रकार के शांतिपूर्ण साधन अपनाने के या सरकार से सहयोगात्मक रूप अपनाने के जो कारण हैं, उनकी दो बिंदुओं के तहत व्याख्या की जाती है। प्रथम तो है विचारधारात्मक कारण और दूसरा है परिस्थितिजन्य कारण। तो जो विचारधारात्मक कारण है उनमें यह है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित थे। वे अंग्रेजी राज्य को भारत के हित में मानते थे। उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था।
उनको लगता था कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे ब्रिटिश शासन अंग्रेज सरकार परेशान हो। उनकी अंग्रेजों से बस इतनी जो मांग ये थी कि जिस प्रकार ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों का जो शासन है वो उदारवादी उद्देश्यों को लेकर चलता है, वैसा ही भारत में भी जो ब्रिटिश शासन हो वो उदारवाद, लोकतंत्र, जन कल्याण की भावना से संचालित हो। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो प्रमुख उदारवादी नेताओं में से थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील की थी कि भारत का शासन सही मायनों में ब्रिटिश मूल्यों से संचालित होना चाहिए। प्रमुख उदारवादी विचारकों में से थे श्री दादा भाई नौरोजी। उनका भी मानना था कि अंग्रेज तार्किक और न्यायप्रिय होते हैं, और यदि हम तर्क के साथ अपने जो मांगे हैं या अपनी परिस्थितियों को अंग्रेजों के सामने रखें तो वह निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएंगे। जो एक प्रमुख उदारवादी थे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, उनका भी मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रेरणा, आशा और विश्वास का एक प्रमुख स्रोत है, और भारतीय भाग्यशाली है कि वहाँ पे ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई है जो भारत में आधुनिकीकरण का कारण बनेगा। दूसरा जो प्रमुख इस प्रकार के साधन अपनाने की जो प्रमुख व्याख्या है वो है परिस्थिति जन्य कारण, कि उस समय के हालात ही ऐसे थे कि हम केवल इसी प्रकार के साधन सफलतापूर्वक अपना सकते थे। तो जैसे एक प्रमुख उदारवादी थे गोपाल कृष्ण जी गोखले, जो महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि आंदोलनकारी राजनीति या जिसे सीधी कार्रवाई कहा जाता है उसके लिए बहुत ही पहले से तैयारी की आवश्यकता होती है, और उसके लिए जो मास बेस की आवश्यकता होती है, अर्थात काफी जो आंदोलन का आधार हो काफी विस्तृत होना चाहिए। अधिकाधिक वर्गों तक उस आंदोलन की जो भावना है या आवाज है या उसकी पहुंच होनी चाहिए। आंदोलन की अधिकाधिक व्यक्ति उसमें शामिल होने चाहिए, क्योंकि उस समय तक शिक्षा का और राष्ट्रीय जागरण का वो स्तर नहीं था। इस कारण से भी हमारे लिए आवश्यक था कि हम सीधी कार्रवाई से बचें। उस समय तक भारतीय समाज काफी विश्रृंखलित था, काफी जातिवाद और अन्य धार्मिक और अन्य गुटों में विभाजित था। जो प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार हैं विपिन चंद्र, वो कहते हैं कि प्रभावी राजनीतिक कार्रवाई तभी संभव है जब जन सामान्य संगठित हो, एकतापूर्ण हो, सामान्य जन में साझा लक्ष्यों के प्रति चेतना हो, आम जनता स्वयं ये समझती हो कि आंदोलन क्यों किया जा रहा है, ये उनके हित में है। तब तक उनका पर्याप्त भागीदारी होगी नहीं, और पर्याप्त भागीदारी के अभाव में आंदोलन विफल हो जाएगा। इसलिए उस समय तक इस प्रकार के किसी आंदोलन की रणनीति नहीं अपनाई गई थी। तो उदारवादी स्वयं राजनेता होने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया से भी गुजर रहे थे, क्योंकि वो प्रथम पीढ़ी के राजनेता थे उस समय के। तो वो स्वयं भी जो पब्लिक डीलिंग से गुजर रहे थे, वे स्वयं देख रहे थे राजनीतिक प्रक्रियाओं को, सीख रहे थे किस प्रकार से संगठन बनाए जाते हैं, उनका विस्तार किया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है। वो स्वयं इस प्रक्रिया को सीख रहे थे उस समय पे। उस समय तक जो औपनिवेशिक जो शासन था उसके सारे दुष्परिणाम सामने भी नहीं आए थे, और उसकी जो आलोचना का भी कोई पहले से जो सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इस कारण से भी जो उदारवादी राजनेता हैं उनके द्वारा उदारवादी या संवैधानिक उपाय ही अपनाए गए थे।
जो प्रारंभिक उदारवादी थे उनके द्वारा अपनाए गए संवैधानिक जो साधन है उनकी अनेक जो विद्वान थे उनके द्वारा आलोचना भी की गई है। तो उनमें से प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंद घोष और श्री पंडित नेहरू। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो इसकी आलोचना की गई, उन्होंने ये कहा कि उत्तरदायी या उदारवादी साधन या संवैधानिक साधन वहाँ कारगर होते हैं जहाँ जो शासक वर्ग है या नौकरशाही है वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। क्योंकि भारत में मौजूद जो ब्रिटिश शासन की जो शासक वर्ग था या नौकरशाही थी वो भारतीय जनता के प्रति जवाबदेह न होके ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की जनता के प्रति जवाबदेह थी। तो इस कारण से उनके द्वारा सदैव भारत के हितों के स्थान पर ब्रिटेन के हितों को प्रमुखता दी जाती थी। अतः संवैधानिक साधनों की मतलब कारगरता की कोई गुंजाइश ऐसी स्थिति में थी नहीं। चूंकि वो ब्रिटिश शासक वर्ग भारत में एक राजा की भूमिका या शासक की भूमिका निभा रहे थे, परंतु वो उनकी प्रजा के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। इस प्रकार उनके द्वारा एक प्रकार से प्रजा का शोषण हो रहा था, जिसको तिलक ने प्रजाद्रोह का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि भारतीयों को सभी माध्यमों से इस प्रजाद्रोह का प्रतिकार करने का अधिकार है। श्री अरविंद घोष ने कहा कि जो संवैधानिक साधनों तक स्वयं को सीमित रखना उदारवादियों के मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। श्री पंडित नेहरू ने अपने विचार रखे थे कि यदि सरकार उत्तरदायी न हो जनता के प्रति, जैसा कि पहले भी ये लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि भारतीय जो शासक थे उस समय के तत्कालीन वो भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर ब्रिटेन की जनता के प्रति थे। अतः अनुत्तरदायी सरकार के समक्ष जो संवैधानिक साधन है उनका प्रयोग किसी भी स्थिति में जो है सफलता प्रदान नहीं कर सकता। ये तो हमने जो संवैधानिक साधन थे जो प्रारंभिक उदारवादी जो थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उनके द्वारा अपनाए गए थे, उनकी आलोचना सुनी। अब हम इसका जो मूल्यांकन है वो करते हैं। जैसा कि अब हमें स्वयं को पता है कि जो प्रारंभिक उदारवादी थे उनकी वैसे कोई ठोस उपलब्धि नहीं थी। वो भारत में कुछ विशेष जो राजनीतिक सुधार नहीं करवा पाए थे, भारत को स्वराज्य नहीं दिला पाए थे। उनके द्वारा चूंकि प्रमुख मांग प्रतिनिधित्व की थी, परंतु हुआ इसके विपरीत। कई बार अंग्रेजों ने जो उस समय तक जो प्रतिनिधित्व था उसमें भी कमी कर दी थी। उदाहरण के लिए जैसे 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट और 1904 का जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो उसमें जो पहले से जो वर्तमान जो प्रतिनिधित्व था भारतीयों का उसमें भी कमी की गई थी। परंतु जो प्रमुख बात यह है कि उन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को मजबूत किया, उनके द्वारा अनेक स्थानों पे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस समय जो प्रमुख संस्थान थी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी शाखाएं खोली गई। अधिकाधिक लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं से जोड़ा गया, लोगों को राजनीतिक शिक्षण प्रदान किया गया, राजनीतिक चेतना जागृत की गई। उनके द्वारा जो ब्रिटिश शासन की जो कमियां हैं उसको जनता के समक्ष रखा गया। उनके द्वारा जो वैचारिक स्तर पे कार्य किया गया और ब्रिटिश शासन के नकारात्मक जो परिणाम थे या उनकी जो शोषणवादी नीति थी उससे जनता को परिचित करवाया गया, जिसके कारण धीरे धीरे जो राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रवाद का उदय भारत में हुआ। दादा भाई नारोजी जो प्रमुख उदारवादी थे, उन्होंने जो
धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और ये समझाया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के कारण भारत तेजी से गरीब होता जा रहा है और ब्रिटेन तेजी से अमीर होता जा रहा है। हर वर्ष किस प्रकार भारत का जो धन है वो भारत की जो संपदा है वो ब्रिटेन को हस्तांतरित हो रही है। उदारवादियों की जो उपलब्धियां हैं या जो नाकामियां, उस पर स्वयं जो उसका सर्वाधिक जो सटीक विश्लेषण स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले थे, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने रखी है। वो कहते हैं कि हम ऐसे चरण या अवस्था में हैं जहां हमारी उपलब्धियां सामान्य या छोटी ही होगी तथा असफलताएं आम बात है। हमें अपनी असफलताओं से ही अपने देश की सेवा करके संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं असफलताओं से भविष्य में संघर्ष की शक्ति का विकास होगा।